हेलो स्टूडेंट्स, आइए ये वाला टॉपिक देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, पहले हमने जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर्म के बारे में पढ़ा कि कैसे वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो। ठीक है, कैसे वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं उनकी जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। क्या मोटिव होता है इनका? सर्विस प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स को। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो क्या होते हैं, ये इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे। आइए, ध्यान से देखिएगा। आइए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको नोटबुक में लिखने हैं, लेकिन पहले एक बार समझ लीजिए फिर लिखिएगा। सम ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एस्टैब्लिश फॉर प्रॉफिट बट फॉर सर्विस। इसका मतलब है कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट के लिए नहीं एस्टैब्लिश होते हैं, जो सर्विस देने के लिए एस्टैब्लिश होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? नॉन प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको और किस नाम से जाना जाता है? तो नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज भी इन्हें बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग नहीं करते। ट्रेडिंग का मतलब, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, ट्रेडिंग का मतलब होता है बाय एंड सेल। तो ये बाय एंड सेल नहीं करते, ये सर्विस देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं। आपके जो स्पोर्ट्स क्लब हैं, जिम खाना क्लब हैं, अगर आप स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर हैं तो आपको पता होगा कि वहां पे आप जाते हैं तो आप जो डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, फॉर एग्जांपल जैसे कि क्रिकेट हो गया, लॉन टेनिस हो गया, बैडमिंटन या दूसरे स्पोर्ट्स, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको हर महीने एक आपको एक मेंबरशिप फीस देनी होती है जब आप ज्वाइन करते हैं, और फिर आपको हर महीने का एक अमाउंट उन्हें, जिसे सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, वो पे करना होता है और आप उन सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्पोर्ट्स क्लब है, ये जो जिम खाना क्लब है, ये आपको कोई सामान नहीं बेच रहा, ये ट्रेडिंग नहीं कर रहा, ये आपको सर्विस दे रहा है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर आते हैं। उसके बाद जो आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, लाइब्रेरीज, ओके, कल्चरल क्लब्स लाइक रोटरी और लॉयंस क्लब, ओके, रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और चैरिटेबल ट्रस्ट इसके एग्जाम्पल हैं। तो प्लीज एग्जाम्पल देख लीजिए, इनको लिख भी लीजिए एग्जाम्पल्स को अच्छे से। Now, income is spent on the objective of these organizations. काफी बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको वो पैसे तो कमाते ही, ऐसा तो नहीं कि पैसे बिल्कुल भी नहीं कमाते, पैसे कमाते हैं, लेकिन मोटिव ये नहीं है कि वो फायदा कमाए। तो वो क्या करते हैं, उनकी जो भी इनकम होती है, जितना भी रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं, उसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे खर्च करते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब का ऑब्जेक्टिव है कि आपको स्पोर्ट्स सर्विस देना, तो जितनी भी इनकम होगी वो, जैसे कि जिम में मशीन्स हैं तो मशीन्स को सुधारने में लगाएंगे, बैडमिंटन का, लॉन टेनिस का जो कोर्ट है, ठीक है, उसको सुधारने में लगाएंगे। तो इन ऑब्जेक्टिव्स पे वो अपने पैसे को खर्च करते हैं। तो ये था एक इंट्रोडक्शन छोटा सा आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा कि कोई भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे पब्लिक हॉस्पिटल्स का। ठीक है, तो अपना एक हॉस्पिटल है, सपोज करिए XYZ हॉस्पिटल्स, ठीक है, और ये एक पब्लिक हॉस्पिटल है, यानी कि आप बोल सकते हैं जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इनका काम है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, हेल्थ सर्विसेज, ना कि प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अब ये जो हॉस्पिटल है, जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, वो अलग अलग स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स तैयार करते हैं ताकि उनको साल के अंत में ये पता चल सके, ठीक है, कि उन्होंने कितना प्रॉफिट, कितना लॉस किया, या उनके बैलेंस शीट के अंदर उनके एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल की क्या पोजीशन है। बिल्कुल उसी प्रकार से आपके जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हॉस्पिटल, ये भी साल के एंड में 3 इंपॉर्टेंट चीजें जानना चाहेगा। अब वो कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज वो ये जानना चाहेंगे कि उनकी कैश की कितनी रिसिप्ट्स हुई हैं, ठीक है, एंड कैश में कितना उन्होंने पेमेंट किया है। इसका मतलब यह है कि वो ये जानना चाहते हैं कि साल के एंड में उनका कैश बैलेंस कितना है। ठीक है, दूसरी चीज वो ये जानना चाहेंगे कि उनके इस साल की जो इनकम हुई है, ये जो हॉस्पिटल की वो सर्विस दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि फ्री में है, पैसा तो आ ही रहा है, इनकम तो हो ही रही है, और उनके जो एक्सपेंसेस उन्होंने इस साल इनकर किए हैं, वो इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है या एक्सपेंस से कम है। अगर एक्सपेंस से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फायदा, यानी कि प्रॉफिट। अगर उससे कम है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लॉस। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में हम
प्रॉफिट और लॉस जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे जो हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वो ये होता है कि अगर किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसी हॉस्पिटल, किसी लाइब्रेरी की इनकम उसके खर्चों से ज्यादा हो गई तो उसे हम बोलते हैं सरप्लस। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में आप नोट्स देखेंगे वो आप लिखिएगा, ठीक है। और अगर इनकम कम है एक्सपेंस से, यानी कि एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो उसे हम बोलते हैं डेफिसिट। आ गई बात समझ में? तो दो चीजें अभी तक हमने देखी। पहली चीज वो ये जानना चाहेगा कि उसकी कैश की रिसिप्ट्स और कैश की पेमेंट्स कितनी है पूरे साल भर की, यानी कि अंत में फाइनली कितना कैश बच रहा है, और उनकी इनकम और उनके एक्सपेंस का क्या स्टेटस है, ताकि उन्हें अपने सरप्लस और डेफिसिट के बारे में पता चल सके। और तीसरी चीज जो वो ये जानना चाहेंगे, जो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहता है, कि साल के अंत में उनके एसेट्स, उनकी लायबिलिटीज और उनके कैपिटल की क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तीन तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। कितने? तीन तरह के, ध्यान से देखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, बिल्कुल कैश बुक जैसा होता है, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उनकी कैश की रिसिप्ट्स और कैश की पेमेंट कितनी है। यानी कि कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को जानने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? एनपीओ के केस में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टू डिटरमाइन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ गिवन पीरियड। उसके बाद दूसरा जो अकाउंट बनेगा वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके केस में हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन यहां पे उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू डिटरमाइन द सरप्लस एंड डेफिसिट। तो ये देखिए, जो हमने कहा था कि इनकम और एक्सपेंस पता करना है ताकि सरप्लस और डेफिसिट जान सके, तो इसको जानने के लिए वो बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा तो आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा कि असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में तीन इंपॉर्टेंट अकाउंट स्टेटमेंट आप बनाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ताकि आपको अपनी कैश पोजीशन के बारे में पता चले, कैश के इनफ्लो, कैश के आउटफ्लोस के बारे में। दूसरा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ताकि आपको ये पता चल सके साल के अंत में आपके इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है यानी कि सरप्लस है, या आपके इनकम एक्सपेंसेस से कम है यानी कि डेफिसिट है। और तीसरी चीज है आपकी बैलेंस शीट। चलिए, अब सबसे पहला जो आपका अकाउंट है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान से देखिएगा और सब कुछ आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, इसके अंदर हम कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है, मिलता जुलता है किससे? आपकी कैश बुक से, जो आपने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट वीडियोस में अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है। अब जिस प्रकार से कैश बुक के अंदर, ध्यान सुनिएगा, जब आप कैश बुक बनाते थे तो आप उसमें रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दिखाते थे ना। जब आप रिसिप्ट पेमेंट दिखाते थे तो चाहे वो पिछले साल के रिसिप्ट्स हो, पेमेंट्स हो, या आने वाले साल के रिसिप्ट पेमेंट हो, या फिर आपके इस साल के रिसिप्ट पेमेंट हो, सब कुछ उसके अंदर दिखाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट्स है, ये वाला अकाउंट जो एनपीओ बना रहा है, उसमें भी प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज हम दिखाते हैं। तो बिल्कुल कैश बुक जैसा ही है। नाउ इसकी जो रिसिप्ट साइड होती है, ठीक है, उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, और जो पेमेंट साइड है उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। ये भी बिल्कुल कैश बुक जैसा है। और आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो होता है आपका रियल अकाउंट। ये एक रियल अकाउंट है, आपको पता ही होगा, कैश जिसमें कैश फ्लोज को दिखाते हैं वो रियल अकाउंट होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है कैश बुक जैसा। अगर आप कभी कैश बुक अगर आपको पता है क्या होती है, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट भी मतलब आपको पता है। चलिए इसका एक बार फॉर्मेट देखते हैं। चलिए, तो ये है फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फॉलोइंग इज द फॉर्मेट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपकी क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड है। आप देख सकते हो डेबिट साइड पे रिसिप्ट्स है और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स है। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? इसके अंदर ये है कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, और जो बैंक में आपका ओपनिंग बैलेंस है उसको आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब जो भी आपकी कैश की रिसिप्ट्स हैं, चाहे वो पिछले साल की हो, इस साल की हो, या नेक्स्ट ईयर का कैश आप एडवांस में ले रहे हैं, या फिर कोई कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है, मान लीजिए आपने कोई मशीन बेची, या आपने अपने गुड्स बेचे, या खाने पीने का कोई सामान, कोई भी चीज आपने बेची हो जिससे आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट हो, वो यहाँ आएगी। सो टू ऑल रिसिप्ट, ठीक है। तो उन्होंने सीधे सीधे लिख दिया फॉर्म में ऑल रिसिप्ट, कोई भी रिसिप्ट हो, किसी भी तरह की रिसिप्ट हो, किसी भी पीरियड को बिलोंग करती हो, आप उसे यहां लिखिए, ठीक है। तो कैपिटल और रेवेन्यू
एंड मे बी रिलेटेड टू एनी पीरियड प्रीवियस, करंट और सब्सिक्वेंट। ठीक है, अब आते हैं हम क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे बाय ऑल पेमेंट, सारे पेमेंट्स आपको दिखाने हैं, चाहे वो आपने कोई फिक्स असेट खरीदा हो या आपने कोई सैलरी पे की हो, जो रेवेन्यू पेमेंट्स होती हैं, और हो सकता है ये प्रीवियस ईयर की हो, करंट ईयर की हो या सब्सिक्वेंट मतलब आने वाले साल की हो, वो सब आपको यहाँ पे दिखाना है। और फिर आपका बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, यानी कि ये आपके क्लोजिंग बैलेंस है कैश का और बैंक का। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। आगे बात समझ में? चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं और इस रिसीट पेमेंट अकाउंट को फिल करेंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। अब बॉक्सिंग क्लब, एक बॉक्सिंग क्लब है, ठीक है, जहां पे हम जाते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, सीखते हैं। हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। उन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कुछ मत सोचिएगा, बस सुनना है आपको अच्छे से। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस बताया उन्होंने कि ये 31 मार्च 2022 साल के अंत का है, तो ओपनिंग कैश बैलेंस कब का हो जाएगा? 1 अप्रैल 2021 का। फिर आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस बता दिया उन्होंने 31 मार्च 2022 का। ठीक है, उसके बाद फूड आइटम्स परचेज, अब क्लब में आपने कुछ खाने पीने के आइटम थे वो परचेज करें 8,000 रुपए के साल भर में। और बॉक्सिंग बैग, ठीक है, बॉक्सिंग बैग जिसमें हम बॉक्सिंग करते हैं, वो आपने परचेज किया 20,000 रुपए का। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2,000। फिर इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि इंश्योरेंस ड्यू तो हो चुका है लेकिन बट नॉट पेड, आपने ना अभी तक इसे पे नहीं किया है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 2,000 रुपए। अब इसके बाद कुछ इनकम्स भी है यहाँ पे, ये देखिए मेंबरशिप फीस रिसीव, तो आपके जो बॉक्सिंग क्लब है उसके मेंबर्स होंगे, जैसे आप जिम जाते होंगे अगर, तो जिम में भी आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तो उसी प्रकार से यहाँ की जो मेंबरशिप फीस है जो पूरी आपने रिसीव करी है साल भर में, वो 30,000 है। मंथली फीस, मेंबरशिप फीस के अलावा हम हर महीने हमें एक फीस देनी पड़ती है, वो है पूरी 15,000। फीस ड्यू बट नॉट रिसीव, 2,000 की फीस ऐसी है जो ड्यू तो हो गई है लेकिन आपने इस साल रिसीव नहीं करी है, तो ये आउटस्टैंडिंग फीस हो गई। और फीस रिसीट फॉर द नेक्स्ट ईयर, अब कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने आपको अगले साल की फीस दे दी, टोटल 6,000। प्रीपेड रेंट 1,000, अब ये दोनों भी आपके एक्सपेंस है, तो कुछ रेंट ऐसा है आपका जो आपने अगले साल का है वो अभी से दे दिया 1,000, और रेंट फॉर करंट ईयर आपने 10,000 पे किया। तो आप देख सकते हैं कुछ इनकम्स हैं, कुछ एक्सपेंसेस है, और इसको इस्तेमाल करके हमें क्या बनाना है? ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आइए तो बनाते हैं, इसको फिल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा आसान है, बस एक चीज ध्यान रखिए कि आपको कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो देखने हैं बस। तो अगर कोई चीज कैश में नहीं है आप उसे सरे से नकार दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। स्टार्टिंग से देखते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000 है और क्लोजिंग आपका 18,000 है, तो उसको लिख देते हैं। सो टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कैश इन हैंड 10,000, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए 18,000। कैश एट बैंक कुछ भी नहीं है, अगर होता तो मैं यहाँ पे उसे लिख देता। उसके बाद अब बात करते हैं हम अपने एक्सपेंसेस के टोटल की। तो देखो फूड आइटम परचेज एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। बॉक्सिंग बैग रेवेन्यू नहीं, एक कैपिटल एक्सपेंस है, क्योंकि एक बार आपने बॉक्सिंग बैग लिया तो 3, 4, 5 साल वो आपको फायदा देगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब रिसिट पेमेंट अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खर्चा एक रेवेन्यू नेचर का कर रहे हो या आप कैपिटल नेचर का कर रहे हो, ठीक है, खर्चा खर्चा है, बस वो कैश में होना चाहिए। तो ये दोनों आपके कैश के पार्ट हो जाएंगे, तो यहां मैं ऐड कर देता हूं 8,000 प्लस 20,000, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे आपने 2,000 का खर्चा किया, ऐड कर दीजिए। इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग ऐड नहीं करेंगे, क्यों? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू, पर देखिए क्या लिखा है, बट नॉट पेड। तो अगर आपने कोई चीज पे नहीं करी है वो कैश आउटफ्लो नहीं है, वो यहां पर नहीं आएगा। लेकिन जो प्रीमियम पेड है 2,000 का वो आप यहां पर जरूर लेंगे। चलिए उसके बाद नीचे दो एक्सपेंसेस और हैं, एक तो प्रीपेड रेंट है, पर सब प्रीपेड रेंट तो मतलब ये अगले साल का हो गया, तो क्यों लेंगे? मैंने आपको क्या कहा था, खर्चा अगले साल का हो, पिछले साल का हो, इस साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप रिसिट पेमेंट अकाउंट बना रहे हो वो इस साल में पे होना चाहिए बस। तो 1,000 आपने पे किया है तो यहाँ पे आप 1,000 और ऐड करिए, और करेंट ईयर का 10,000 पे किया था तो ये भी आप ऐड कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपके जो टोटल एक्सपेंस बनते हैं वो बन जाएंगे 8,000 प्लस 20,000 प्लस 2 प्लस 2,000, उसके बाद 1,000 प्लस 10,000, सो 43,000 रुपीज के आपके टोटल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो बाय ऑल पेमेंट्स 43,000, ठीक है। चलिए अब इनकम के बारे में बात करेंगे। तो मेंबरशिप फीस आपने रिसीव करी है 30,000, तो ये आपकी कैपिटल इनकम होती है, और मंथली फीस जो आप रिसीव करते हो ये आपकी रेवेन्यू इनकम होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटल है रेवेन्यू है, क्योंकि
कैश में रिसीव कर रहे हैं, चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, वो हम दिखाएंगे। उसके बाद फीस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये फीस ड्यू तो हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो इसे आप इग्नोर करेंगे क्योंकि कैश इनफ्लो नहीं हो रहा है। फीस रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल की फीस आप अभी रिसीव कर रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल दिखाएंगे क्योंकि ये है तो अगले साल की, बट आप रिसीव इस साल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो टोटल रिसिप्ट्स हैं वो हो गई 30 प्लस 15,000 प्लस 6,000, तो ये आ गया आपका 51,000 रुपीज। तो यहाँ लिखिए टू ऑल रिसीव्ड 51,000, 10,000 आपके पास पहले से था तो ये हो गया 61,000, अब माइनस 43,000। ओके, तो देखिए क्लोजिंग कैश बैलेंस आपका 18,000 ही आ रहा है और उतना ही आना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास 10,000 थे, फिर आपने 51,000 रिसीव किए, ठीक है, उसमें से 43,000 आपने पे कर दिए, तो बचना तो 18 ही चाहिए, उससे ज्यादा थोड़ा ना बचेगा ना उससे कम। तो इसका मतलब है कि आपने सब कुछ सही लिखा है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए वाला एग्जांपल देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। So you are required to prepare receipt and payment account. ठीक है, the receipts and payments for स्वराज क्लब for the year ended 31st मार्च 2022 वर, आपको स्वराज क्लब, ठीक है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं क्लब, हमें पता है, उसकी रिसिप्ट और पेमेंट बताई गई है। ठीक है, एंट्रेंस फीस, तो जब आप क्लब ज्वाइन करते हो, एंटर करते हो फर्स्ट टाइम, तो आपको एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है और साथ ही साथ आपको मेंबरशिप फीस भी देनी पड़ती है। डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन, और क्लब के पवेलियन को बनाने के लिए आपको 10,000 रुपए के डोनेशन मिले हैं। तो देखिए अभी तक आपको क्या क्या मिल गया, आपको 300 रुपए की एंट्रेंस फीस मिल गई, तो ये हो गई आपकी रिसिप्ट। मेंबरशिप फीस मिल गई, ये भी हो गई रिसिप्ट। डोनेशन भी एक प्रकार की रिसिप्ट ही आपके लिए, है ना। फूड स्टफ सेल्स, आपने 1200 रुपए का फूड स्टफ, कुछ खाने पीने का सामान क्लब में सेल, क्लब में एक पार्टी हुई थी जिसमें आपने ये सब सेल किया, तो ये भी हो गई आपकी एक और रिसिप्ट। अब इसके बाद सैलरी वेजेस आपने पे किए हैं, तो ये पेमेंट है। परचेज ऑफ फूड स्टफ पेमेंट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन 11,000 रुपए खर्च किया, ये भी पेमेंट है। जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट, रेंट एंड टैक्सेस पेमेंट, बैंक चार्जेस पेमेंट, बाकी सब आपके पेमेंट है। अब आपको कुछ कैश के बारे में बताया गया है कि कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 200 रुपए, 31 मार्च 350, तो ये आपका ओपनिंग कैश बैलेंस, ये आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस। बैंक, ओपनिंग बैंक बैलेंस, क्लोजिंग बैंक बैलेंस। ठीक है, चलिए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम कैश का बैलेंस लिखेंगे, तो डेबिट साइड पे आप लिखिए, ये आपकी रिसिप्ट साइड है, ये आपकी पेमेंट साइड है, तो यहाँ पे आप लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, इसके अंदर आप लिखेंगे कैश और बैंक। ठीक है, कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा 200, बैंक का है 400, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 200 एंड 400, और आउटर कॉलम में टोटल 600 रुपए आपके पास पहले से साल के स्टार्टिंग में रखा हुआ है। उसके बाद क्या क्या रिसिप्ट्स करी, तो हम पहले रिसिप्ट्स लिख देते हैं, सारी रिसिप्ट्स एक साथ ही लिख देंगे। देखिए एंट्रेंस फीस कितनी है आपकी 300, प्लस मेंबरशिप फीस 3,000 है, डोनेशन आपने लिया है 10,000 रुपए का, और सेल्स करके आपको मिले हैं 1,200 रुपए, तो आपकी जो टोटल रिसिप्ट्स हो गई वो हो गई 300 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 1,200, 14,500 की आपकी टोटल रिसिप्ट्स है। तो आप यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे टू ऑल रिसिप्ट्स। अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 14,500। ठीक है, चलिए अब पेमेंट्स देख लेते हैं एक बार टोटल। तो पेमेंट्स में हाँ, सैलरीज एंड वेजेस 1,200, परचेज ऑफ फूड स्टफ 800, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन 11,000, जनरल एक्सपेंसेस 600, रेंट्स एंड टैक्सेस 400 रुपए के और बैंक चार्जेस 160 के हैं। ठीक है, तो आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए 1,200 प्लस 800 प्लस 11,000 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 160, तो 14,160 के आपके टोटल पेमेंट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए बाय ऑल पेमेंट्स, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेमेंट कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, पिछले साल का है, अगले साल का है या करेंट ईयर का है, पेमेंट होना चाहिए कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, बस हमें ये देखना है। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 350 और 590 है, तो यहाँ पे लिखिए आप बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, आप कैरी डाउन भी लिख सकते हैं, कैश और बैंक। ठीक है, कैश का बैलेंस कितना है 350 और बैंक का है 590, 350 590, टोटल में कुल मिला के ये हो गया आपका 940।
ठीक है, अब जरा टोटल कर लीजिए, दोनों साइड आपकी मैच हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 15,100 और यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है 15,100। ये बन गया आपका रिसिट पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था, जल्दी से इसे बना लीजिए अपनी नोटबुक में अब।